गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था जलवायु, यानी जलवायु के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जलवायु की क्या होती है, मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें कि भारत की जो जलवायु है उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें पहला जो कारक है वो हमारा है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति और उच्चावच से संबंधित जो कारक है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब स्थिति का अर्थ ये होता है कि भारत विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, वो तो कहलाती है स्थिति। जैसे हमारे भारत की जो स्थिति है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, और ये उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारे भारत की स्थिति है। ये किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है, तो ये सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिति। और स्थिति में भी अक्षांश और देशांतर किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक चीज़ विश्व के मानचित्र में हमारा देश जहाँ पर स्थित है तो वो किस प्रकार से वहाँ की जो स्थिति है वो उसके अनुकूल है। अभी स्थिति क्या होती है, जैसे अपन बात करें, जब अपन बात कर रहे थे विश्व मानचित्र में तो अपन सभी को पता है कि ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। तो ये जो 2 पार्टों में डिवाइड कर रही है, तो ये जो स्थिति है ये किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में यहाँ पर तापमान हमेशा सदैव उच्च बना रहता है। यहाँ पर तापमान नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा रहेगा, ऊपर। तो ये स्थिति क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो अपन जानते ही है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है। तो इसी के बाद में हम ये देखते हैं कि कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत जो है उसके पूर्व पश्चिम दिशा में, देश के पूर्व पश्चिम या अगर पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और दक्षिणी भाग किसमें आता है, उष्ण कटिबंध में। तो ये इस प्रकार से ये गर्म प्रदेश और ये थोड़ा कम गर्म प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो है उष्ण कटिबंधीय भाग में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण, अब ये उष्ण कटिबंधी वाला जो भाग है ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। तो भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारे साल यहाँ पर, पूरे साल भर यहाँ पर तापमान कैसा बना रहता है, उच्च तापमान बना रहता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है यहाँ पर, तो दक्षिणी भारत के अंतर्गत जो तापमान है वो हमेशा ही उच्च बना रहता है, जबकि इसमें तापमान ऊपर नीचे चलता रहता है। कम यहाँ पर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर तापमान में कम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जबकि इसमें तापमान का उतार चढ़ाव, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो तापमान का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में तापमान में उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु, इस क्षेत्र की जो जलवायु वो विषम है, हमेशा समान नहीं रहती है। जबकि इस क्षेत्र में हमेशा गर्म क्षेत्र रहने के कारण यहाँ की जो जलवायु है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जलवायु में भी बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर केवल उत्तर भारत की जलवायु की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारी विषमताएं, कई बार जलवायु वहाँ पर तो जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होता रहता है। जबकि दक्षिणी भारत की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण ये जो रेखा है 0 डिग्री, इसको अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण इसमें परिवर्तन कम देखने को मिलता है। दूसरा, पहला कारण तो हो गया स्थिति। दूसरे नंबर पर अपन बात करें हिमालय। ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, स्थिति उच्चावच। उच्चावच का हमारी धरातलीय जो बनावट है, उस धरातलीय बनावट को हम बोलते हैं उच्चावच। तो स्थिति के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये स्थिति है, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। किसके कारण, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूरी और नज़दीकियाँ होने के कारण। दूसरे नंबर पर अपन बात करें कि हिमालय पर्वत भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। ये किस प्रकार से, अब ये जब अपन बात करते हैं कि
जब भारत का जो मानचित्र है उस भारत के मानचित्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट आता है हिमालय का। जब मानसून इधर से बढ़ता है तो इस क्षेत्र में जो वहाँ पर और इससे टकराकर इस क्षेत्रों में क्या करता है, वर्षा करता है। तो हिमालय भी कहीं ना कहीं अवरोधक के रूप में हमारे जो मानसून का आगमन होता है, हमारी जलवायु जो परिवर्तित है उसको प्रभावित करता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर जब अपन ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु अलग होती है, धरातल पर जलवायु अलग होती है। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। प्रभावी, बहुत महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक की भूमिका दर्शाने का काम करता है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीप को उत्तरी पवनों से, अब इसने देखा है कि ये ऊंची पर्वत श्रृंखला होने के कारण इस क्षेत्र से, अपन बोलते हैं साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी सुरक्षा कौन करता है, हिमालय पर्वत। ये ठंडी हवाओं को हमारे यहाँ पे प्रवेश करने नहीं देता और ये यहीं पर रोक लेता है। और रोकने के कारण इस क्षेत्र की जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन, इस क्षेत्र की जलवायु अलग होगी और इस क्षेत्र की जलवायु, तो दोनों क्षेत्रों की जलवायु के मध्य ये विभाजक का कार्य करता है, यानी दोनों क्षेत्रों की जलवायु को परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीप को उत्तरी पवनों से, उत्तरी पवने, ये उत्तरी पवने, इन उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली ये ठंड, इन क्षेत्रों से आने वाली जो ठंड है वो इतनी ठंडी होती है कि वो क्षेत्र को आसपास से वाले जो क्षेत्र वहाँ पर जो पानी होता है उस पानी को भी जमा देने का काम करती है। ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य और पूर्वी एशिया में, मध्य ये वाला भाग ऊपर, एशिया के ऊपर वाला भाग दक्षिणी एशिया में भारत स्थित है, तो मध्य और पूर्वी एशिया वाले जो भाग है आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में क्या करता है, उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र है मानसूनी पवनों को, इधर से जाने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको रोक करके क्या करता है, इस क्षेत्र में वर्षा कराने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा दूसरे नंबर पर अपन ने बात की हिमालय किस प्रकार से हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरे नंबर पर बात करें हम जल और स्थल का वितरण। तीसरा जो पॉइंट है वो है जल और स्थल का वितरण। तो जल और स्थल का जो वितरण है, फैलाव है, वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। जल और स्थल का वितरण, ये किस प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। भारत के दक्षिण में तीन ओर, जब अपन भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के जब ये वाला पार्ट की बात करें, भारत के इधर अरब सागर, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये पूरा का पूरा जो है अंडमान निकोबार और ये हिंद महासागर, तीन ओर भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर जल से घिरा होने के कारण हिंद महासागर, तो हालांकि ये भी अरब सागर और अंडमान भी किसका पार्ट है, हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो ये तीन ओर जल से घिरा होने के कारण ऊंची अविच्छिन्न पर्वत श्रेणियाँ, इसके पास में बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ भी स्थित है इस क्षेत्र में, जिसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहा जाता है। स्थल की अपेक्षा यहाँ पर जल जो है देर से गर्म होता है। इस क्षेत्र में स्थल जल्दी गर्म होता है और जल देरी से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस, अब एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जो जलीय भाग है इसमें सूर्य की जब किरणें गिरती है तो ये देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो इससे क्या उष्मा उत्सर्जित, जबकि ये जो स्थल भाग है ये जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, लेकिन ये जल्दी गर्म और ठंडा हो गया, यहाँ पर स्थितियाँ अलग होगी, लेकिन इससे जो उष्मा उत्सर्जित होगी उसका प्रभाव इस पर भी बना रहता है। इसके कारण यहाँ पर तापांतर में ज़्यादा विषमता देखने को नहीं मिलती, यानी तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। इस जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। अनेक प्रकार के वायुदाब यहाँ पर, जब उच्च तापमान बना रहेगा तो हमने पढ़ा था कि तापमान अगर उच्च होगा तो वायुदाब निम्न हो और तापमान अगर कम रहेगा तो वायुदाब ज़्यादा है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर कई बार उत्पन्न हो जाती है, उच्च वायुदाब बन जाता है, कई बार निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पर मानसून का आगमन आगे पीछे चलता रहता है। वायुदाब में ये भिन्नता मानसूनी पवनों को क्या करती है, उत्क्रमण का काम करती है। उत्क्रमण यानी मानसूनी पवनों को ऊपर उठाने का कार्य करती है और ऊपर उठाकर भारत की ओर धकेलने का काम करती है। समुद्र तट से दूरी, अब अगला जो पॉइंट है वो है समुद्र तट से दूरी। ये 3 नंबर के बाद में 4 नंबर, समुद्र तट से
दूरी, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करने का काम करती है। लंबी तटीय रेखा, ये देखो यहाँ से प्रारंभ होती है और ये लंबी तटीय रेखा और यहाँ तक, ये पूरी की पूरी जो है समुद्र तटीय रेखा। तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी इन सभी क्षेत्रों में समान जलवायु देखने को मिलती है। भारत के आंतरिक भाग, जब अपन भारत के आंतरिक भागों की बात करते हैं तो भारत के आंतरिक भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव से ये क्षेत्र, यहाँ तो समान जलवायु का प्रभाव रहता है। हम तभी तो बोलते हैं कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको समुद्र के किनारे सैर करनी चाहिए ताकि वहाँ की जो जलवायु उसमें ज़्यादा परिवर्तन, जबकि ये जो क्षेत्र है ये इस जलवायु से वंचित रहता है। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी, मुंबई कहाँ है ये, और इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट। तो मुंबई और कोंकण तट के निवासी जो है तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ पर निवास करने, मुंबई में रहने वाले लोग और कोंकण तट पर रहने वाले लोगों को यही पता नहीं होता कि तापमान में उतार चढ़ाव भी, कभी 50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। उन चीज़ों का प्रभाव उनको पता ही नहीं चल पाता है। तो ऋतु परिवर्तन और तापमान की में विषमता जो है उन चीज़ों का वो कभी अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश में आंतरिक भागों में, जैसे अपन बात करें यहाँ पर एक भाग तो ये है मुंबई और एक ये दिल्ली। अब दिल्ली वालों को समुद्र तट से दूरी होने के कारण यहाँ पर उच्च तापमान बना रहता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, अमृतसर हो गया, दिल्ली इसके बाद में कानपुर आ गया, और इधर पंजाब वाले क्षेत्र में अमृतसर हो गया। तो दिल्ली, कानपुर, अमृतसर मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन में इस मानसून का, इस जलवायु का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषम परिस्थितियों होने के कारण ये इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। जबकि यहाँ पर मुंबई में निवास करने वाले व्यक्ति के लिए वहाँ की जलवायु में परिवर्तन वो कम देखने को मिलता है, तापांतर में परिवर्तन कम देखने को मिलता है उसको। तो ये हमारा, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, 5 नंबर, समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई जैसे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से अपन पढ़ते आए हैं कि धरातल से जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान। जैसे अपन बात करें ये धरातल है और इस धरातल से यहाँ कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो इस धरातल पर यहाँ पर तापमान 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जैसे आप 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचोगे तो यहाँ पर तापमान 29 रह जाएगा। फिर ऊपर जाओगे तो ये तापमान धीरे धीरे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तापमान कम होता जाएगा। तो ये इस किसी न किसी प्रकार ऊंचाई के साथ तापमान हमेशा घटता है। और विरल वायु, विरल का फैली हुई जो वायु है उसके कारण पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में ये जो प्रदेश होते हैं अधिक ठंडे हो जाते हैं। उदाहरणतः अपन बात करें आगरा और दार्जिलिंग, आगरा और दार्जिलिंग दोनों, दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, इसकी ऊंचाई आगरा से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो उन दोनों के तापांतर में बहुत ज़्यादा, दोनों एक ही अक्षांश पर, या फिर बात करें कौन कौन सा, आगरा, ये जो जैसे अपन बात करें यहाँ पर तो है दार्जिलिंग, ये एक ही अक्षांश है, यहाँ पर दार्जिलिंग और यहाँ पर जो आगरा स्थित है, उत्तर प्रदेश का आगरा, और ये उसके पास में दिल्ली। तो ये दोनों एक ही अक्षांश में स्थित होने के बावजूद भी यहाँ पर तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। उसका कारण आगरा धरातल की जो ऊंचाई है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसकी कम है, और जबकि दार्जिलिंग की ऊंचाई और ज़्यादा होने के कारण। तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान कितना रहता है, 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि दार्जिलिंग में, आगरा में 16 डिग्री तापमान रहता है, जबकि दार्जिलिंग में तापमान 4 डिग्री रहता है। एक ही समय में अपन बात करें जनवरी के महीने में तो दार्जिलिंग का तापमान कितना, 4 डिग्री, यानी ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई पर गए तापमान कम हुआ, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो आगरा का तापमान 16 डिग्री से टेम्परेचर रहता है, और दार्जिलिंग जो है उसका तापमान कितना रहता है, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री क्यों, इसका कारण अपन विशेष समझ सकते हैं कि अपन जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे अपन हिमाचल प्रदेश में शिमला है, नैनीताल है, मंसूरी है, इन क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने धरातल की अपेक्षा वहाँ का तापमान क्या होता है, काफ़ी कम रहता है। दार्जिलिंग की जो सिंचाई भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में, तो कौन सा कारक है 6 नंबर पे, तो वो आता है उच्चावच। उच्चावच भारत का भौतिक, हमारे धरातल की जो बनावट है, हमारे धरातल की बनावट भी हमारे कहीं ना कहीं हमारी जलवायु को प्रभावित करने का काम करती है। भारत का भौतिक स्वरूप उच्चावच
तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा और ढाल की मात्रा और वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में अपन देखें तो जून और जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट, ये वाला जो भाग है पश्चिमी घाट कहते हैं इसको, तो पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी, असम कहाँ पड़ता है इधर कि असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होती है। इन दोनों क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। किसके कारण? यहाँ पर जो पर्वतीय पश्चिमी घाट है और यहाँ पर भी जो पर्वत श्रृंखला है उसके कारण वहाँ से गुजरने वाला जो मानसून जलवायु जो होता है मानसून, वो टकरा करके उन क्षेत्रों में वर्षा करने का काम करता है। जबकि इसी दौरान इसी समय में पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार, इस पश्चिमी घाट के पास में ये क्या है, पूरा का पूरा ये दक्षिणी पठार है आंतरिक भागों में, जिसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो दक्षिणी पठार जो है वो पवन विमुखी, पवन के विपरीत भाग में होने के कारण बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करता है। इस भाग में वर्षा ज़्यादा होती है पश्चिमी घाट के, लेकिन इसके अपोजिट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर ये पवनों के सम्मुख होता है, यहाँ पर तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये पठारी जो भूभाग है जिसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, तो दक्षिण के पठार में इसके अपेक्षा यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। तो ये तो थे हमारे जनसंख्या कितने 6 महत्वपूर्ण कारण हो गए कि जनसंख्या जो अपनी जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले 6 महत्वपूर्ण जो कारक है। समुद्र तट से दूरी हो गई, जल और स्थल का वितरण हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, उच्चावच हो गया, स्थिति हो गई, हिमालय पर्वत हो गया। तो ये हमारे 6 महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में अपन देखेंगे वायुदाब और पवनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, उन कारकों के बारे में भी देख लेते हैं कि भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए हम 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना हमारे लिए आवश्यक है। वो 3 कारक कौन से? वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण। वायुदाब और पवने जब धरातल पर उनका फैलाव जो है उस फैलाव का अध्ययन करना, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु सन्निहितियों को जेट प्रवाह के अंतर्प्रवाह द्वारा उत्पन्न वायु ऊपरी वायु परिसंचरण या वायु संचरण की अपन बात करें तो ये भी क्या करता है, किसी न किसी रूप में हमारी धरातल से जुड़ा हुआ रहता है। और शीतकाल में अगर बात करें तो शीतकाल में पश्चिमी जो विक्षोभ है वो भी हमारी जलवायु को किसी न किसी पश्चिमी विक्षोभ से हमारे शीतकाल में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के कारण भारत में अंतर्वन के कारण यहाँ पर वर्षा होने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध रहती है। ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाविधि जो है शीत और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग इन चीज़ों को अपन अलग अलग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाला अपन बात करेंगे शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो इसको वायुदाब और पवनों से जुड़े हुए कारक हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारे लिए केवल कौन सा कारक पढ़ा अपन ने? स्थिति उच्चावच संबंधी महत्वपूर्ण कारक, जिसमें अपन ने 6 महत्वपूर्ण कारक जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं उनको समझा है। और नेक्स्ट में हम इसके बाद में वायुदाब और पवनों से जुड़े और अन्य कारकों के बारे में भी जो हमारी जलवायु को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं उनको ध्यान से देखेंगे। नमस्कार।